वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेंट्रल टीईटी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया दोस्तों 2013 में, उसका सॉल्वर्ड पेपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। अलग अलग सेक्शन से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गणित सेक्शन से दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2013 में गणित सेक्शन से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग वीडियो में लगातार डिस्कस करेंगे। पूरा आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, डील करके बताने वाला हूँ, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों इसमें गणित से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग पार्ट अलग अलग पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में दोस्तों प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैथ्स के ट्रिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। ठीक है, और दोस्तों सी-टेट के लिए आपको कौन सा बुक बेस्ट होगा, आपके लिए कौन सा बुक रिफ़र करना चाहिए, उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप बुक लिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर और अच्छे से जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे वेबसाइट www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं मैथमेटिक्स का। बाल विकास का पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कक्षा चौथी के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। ठीक है, प्रश्न उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया है कि मुंबई में 366 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं, यह प्रश्न पूछा गया। तो छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या लिखा है कि 336 बटे 336, अर्थात ऊपर में 336 जो कि मुंबई का है, 336 और ये जो है दोस्तों 127। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, दिल्ली में कुल, इसको करके जोड़ दिया गया है, 336 धन 127 बराबर 466। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, ये 366 नहीं है, ये है 336 है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 463 बस स्टॉप है। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगी। ठीक है, क्वेश्चन को मिला उसको उसने इस तरीके से सॉल्व किया। तो हमको ये बताना है कि नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही क्या होगा, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षक है जो टीचर उसका रिपोर्ट चेक किया है, तो सामने वाले को रिपोर्ट देना है तो किस तरीके से देगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पहला है दोस्तों, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। ऑप्शन सी, छात्रा ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई है, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। ठीक है, प्रश्न तो बोल दिया गया दोस्तों, पूछा गया तो उस अकॉर्डिंग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा गया, तो क्या यहाँ पास जोड़ना था कि घटाना था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या करना है था, जोड़ना था, तो जोड़ना था तो वो जोड़ा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हुआ, 463 आंसर ला लिया। लिखने का पैटर्न बिल्कुल भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो छात्र जो है दोस्तों समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और अपनी समस्या को हल करने की जो योग्यता है उसका भी बहुत ही प्रशंसनीय है। अब प्रशंसनीय कैसे है दोस्तों, इसका लिखने का पैटर्न देखिए, मुंबई के लिए ये हो गया, दिल्ली के लिए क्या हो गया, मुंबई में और जो एक्स्ट्रा है दोस्तों उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 463 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपका एक ही नियम का पर आधारित प्रश्न है, आप आसानी से बना लोगे। देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस, दो जूस है, एक संतरे का जूस है और दूसरा क्या है, गाजर का जूस है। दोनों जूस को एक साथ मिला दिया जाता है। अब दोनों को मिला दिया गया, इस मिश्रण को 15 बोतलों को भरा जाता है। ठीक है, 15 बोतलों में भरा जाता है, जिसमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर जो है मिश्रण आता है। भरा गया शेष कितना मिश्रण बचा। तो दोस्तों कुल मिश्रण बचा है, बना है, उसमें से सभी को मिला करके 15 बोतलों में भर दिया गया है। ठीक है, और एक बोतल में कितना आता है, 1.5 लीटर आता है। 1.5 लीटर मतलब कितना हुआ, 1.5 लीटर आता है। उसके बाद कितना शेष बचा हमको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता ही चल चुका होगा कि हमारे पास संतरे का कितना है दोस्तों, 14
इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 14.280, अर्थात हमारे पास 14 लीटर है और 280 मिलीलीटर है। ठीक है। और दोस्तों गाजर का कितना है, गाजर का हमारे पास है दोस्तों 18 लीटर है और 830 मिलीलीटर है। ठीक है। तो हम सभी को जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 हो जाएगा 11, 11 का एक हासिल आया कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है। 8 2 10 और एक क्या हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा, तो 11 का एक हासिल आया एक। अब दशमलव के नीचे है दशमलव, तो दशमलव लगा दिए। ठीक है। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 और एक कितना हो जाएगा, 13। ठीक है। 13 का 3 हासिल आया एक, 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से दोस्तों कुल कितना लीटर जो है हमारे पास मिश्रण तैयार हो गया, 33 लीटर 110 ml। ठीक है, ये समझ आ गया। 33 लीटर और 110 मिलीलीटर हमारे पास क्या हुआ, मिश्रण तैयार हुआ। अब हमारे पास कुल बोतल कितना है दोस्तों, 15 बोतल है हमारे पास। ठीक है, कि कुल कितने बोतल हैं, 15 बोतल। ठीक है, चलिए मैं इसको कलर पेंसिल चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुल कितने हैं दोस्तों, 15 बोतल है। ठीक है, ओके 15 बोतल है। अब एक बोतल में कितना आता है, 1.5 लीटर आता है, 1.5 लीटर आता है। तो 15 बोतल में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो 15 बोतल में निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 गुणा 1.5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 15 दूनी हो जाएगा, 15 एकम क्या हो जाएगा, 15, 15 का 15 हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ 15 का फिर से आधा करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो 7.5 बोलूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 लीटर और हो जाएगा 500 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 22 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुल जो लीटर कितना है, 33 लीटर है और 110 ml है। ठीक है, उसमें हमको क्या करना है दोस्तों, भराएगा कितना, 22 लीटर और 500 ml, अर्थात 22.5 लीटर भराएगा। तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, वही तो बताना है ना। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें घटा देते हैं भाई। चलो ठीक है, यहाँ पास हम लोग क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 के नीचे लिख देते हैं 33 के नीचे 22, और हमारे पास हो जाएगा ये 500 का ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो नहीं घटेगा। ठीक है, 1 है 5 है तो नहीं घटेगा, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 5 में से 11 होता है कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव का दशमलव, यहाँ पास 1 था वो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 था वो क्या हो जाएगा, 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 2 2 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पास 3 है नीचे में 2 है, तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास शेष कितना बचा दोस्तों, 10 लीटर और 610 ml। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, 10 जो है लीटर और 610 मिलीलीटर। तो हमारे पास 10 लीटर 610 मिलीलीटर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से बना लोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, समझाने के अकॉर्डिंग आप किसी भी बताओगे तो समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, पहले आप दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़े तो कितना आया, 33.110। ठीक है, अब हमारे पास भराएगा कितना, 22 लीटर। अब दोनों को घटा दो भाई, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, बचा हुआ शेष जो है लीटर होगा। ठीक है, तो 10 लीटर 610 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, किसी अभ्यास में प्रश्न था P डैश Q बराबर R डैश R, रेखाखंडों की लंबाई मापिए। ठीक है, रेखाखंड है सॉरी ये। ठीक है, P रेखाखंड Q तथा R रेखाखंड S में रेखा की लंबाई मापना है। तो ए बी की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, किस चीज़ को संकेतित करता है, ऑप्शन देख लेते हैं, संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्याविधि त्रुटि को, या रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि हो चुकी है, या ऑप्शन डी पढ़ने की त्रुटि। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए समझिए। ठीक है, यहाँ पास देखिए P और Q बोला है और यहाँ पास R और S बोला है, लेकिन यहाँ पास लंबाई किस में बता रहा है, A और B में बता रहा है, A और B में बता रहा है। ठीक है, तो हमारी जो रेखाखंड खींचने की जो आदत है A और B, उसी के कारण क्या हुआ है, ये त्रुटि हुआ है। नहीं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास जो A B लिखा है वहाँ पास क्या आएगा, ए
ए बी की जगह हमारे पास आएगा पी और क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पास दिया है प्रश्न में पी और क्यू। उसी तरीके से यहाँ पास ए और बी दिया है, वहाँ पास क्या आएगा आर और एस आएगा। ठीक है, तो हमारे लिखने की जो त्रुटि है इस वजह से, आदत के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल टीटी के द्वारा जो राइट आंसर लिया गया है ऑप्शन सी को लिया गया है। ठीक है, नहीं तो कार्यविधि त्रुटि भी आप इसमें टिक लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिखने की आदत की त्रुटि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, कक्षा तीसरी में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना है। तो गुणन की जो इकाई है उसमें अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। ठीक है, ऑप्शन बी है गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और गुण समूह को बताना। ऑप्शन नंबर सी है गुणन पर आधारित शब्द समस्या, या ऑप्शन डी है 3 अंकीय समस्याओं को 10 से गुणा करना। ठीक है, कक्षा तीसरी की बात कही जा रही है और गुणन की इकाई आपको सिखाना है, मूल संकल्पना को सिखाना है। इसका मेन मकसद क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए फिर आपको समझ आ जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, पहला में बोल दिखाई दे रहा है 2 अंकीय शाखा की 2 अंकीय संख्या से गुणा करना है। 2 अंक को किससे करना है, 2 अंकीय संख्या से गुणा करना है। कक्षा तीसरी की बात के लिए है गुणन के गुणधर्म के क्रम गुण को समूह गुणन के आपको बताना है। उसी तरीके ऑप्शन सी है कि गुणन पर आधारित शब्द समस्या उनको देना है, या ऑप्शन डी 3 अंकीय समस्याओं को 10 से गुणा करना है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुणा गुणधर्म के समूह के साथ गुणा करना। अब उनको बताइए तो खुद सीख जाएगा। ठीक है, चाहे वो 10 से गुणा करना हो, या गुणा पर आधारित शब्द समस्या हो, या 2 अंक का 2 अंकी वाले संख्या से गुणा करना हो, आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है किसी वर्ग का जो परिमाप है 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई उस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। प्रश्न को अच्छे समझिए, एक आयत है उसकी जो चौड़ाई है इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30, 50, 100, 25। सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, क्या आपसे बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा आपसे। तो बना कर कोशिश कीजिए इसको। किसी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए हमारे पास दिया है वर्ग दिया है, तो चलिए मैं वर्ग बना देता हूँ भाई। ये वर्ग बन गया हमारा, ठीक है, वर्ग बन गया। उसमें क्या करना है हमको, इसका परिमाप दिया है 20, तो 20 कैसे आएगा दोस्तों, हमको परिमाप सभी भुजाओं का योग हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 5 है। इसमें मानक कितना दिया है दोस्तों, सेंटीमीटर, तो सभी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ 5 5 5 5, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका 5 5 10 10 और 10 इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका परिमाप कितना आ गया दोस्तों, इसका परिमाप हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, परिमाप कितना है 20 दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक आयत है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई कितना है, उस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। इसी जो हमारे पास जो ये वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग इसी के चौड़ाई के बराबर हमारे पास उस आयत की चौड़ाई है। ठीक है, तो मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, उसका भी हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है उसकी वो चौड़ाई की दुगनी है। तो चौड़ाई हमारे पास कितना है दोस्तों, 5 है, इसकी दुगनी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, दुगना हो जाएगा, मतलब 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10 हो गया। लंबाई कितना हो गया, 10 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, 5 हो जाएगा। हमारे पास क्या बन गया, ये भी 10 हो जाएगा। आमने सामने की भुजा आयत का क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको भी बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ये बराबर कर लेते हैं, तो ये हो गया बराबर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 लिख लिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमको ये पूछा गया है कि दुगनी हो जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो 30 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 25 आएगा। देखने से ही समझ आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके फास्ट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास लंबाई कितना दिया है, 10 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 5 दिया है। लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 पंचे 50, तो क्या हो जाएगा, 50 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
50 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगर इसमें प्रश्न में यही पूछा जाता कि इस नए आयत का, ठीक है, दिए हुए आयत का जो है परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, उस समय परिमाप क्या होगा, आंसर बताइए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम जानते हैं परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितना है, 10 है, चौड़ाई कितना है, 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 का डबल कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। नहीं बनता है, फार्मूला याद नहीं है तो सभी को जोड़ दीजिए, बाउंड्री को पूरे को जोड़ दीजिए, 10, 5, 15, 10 आपका 25 और 5 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से परिमाप क्या पूछा जाएगा, तो परिमाप पूछा जाएगा तो 30, लेकिन यहाँ पास पूछा गया है क्षेत्रफल, तो हमारा आ जाएगा 50 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपके लिए है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, कैलकुलेशन बस ही करना है इसमें और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ज़्यादा हैवी प्रश्न है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, धैर्य से आराम से बनाइए तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो है पी से क्यू आने पास, हमारे पास क्या है, ये पी है और ये हमारे पास क्यू है। यहाँ से आने में पहले क्या हुआ, पी से जब निकला तो 8:18 हो रहा था, कितना बच रहा था, 8:18। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वो उसी दिन क्या होता है, 10:28 PM पर पहुंचता है। निकला कितने में है, AM में, पहुंच कितने में रहा है, PM में पहुंच रहा है। ठीक है, कितने बजे पहुंचा दोस्तों, वो 10:28 में पहुंचा। ठीक है, किस में पहुंचा, PM में पहुंचा, और ऊपर में कि निकला कितने में है, AM में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 8 AM से PM जाने पर क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं 12 बजा होगा। ठीक है, तभी तो कन्वर्ट हुआ होगा ना, AM जो है वो PM में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए अब इसी में क्या करेंगे, अब हमको समय हिसाबना है। तो देखिए यहाँ पास 12 बजे है, ठीक है, AM और PM के बीच। ठीक है, तो 12 बजे का क्या हो जाएगा, ये PM हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास से दोस्तों 12 से 10:28 होने में कुल कितना समय लगेगा, बताइए मुझे। 12 से 10:28 बजने में उसको कुल कितना समय लगेगा, 10:28 लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, अब देखिए ऊपर का समय निकालना है, तभी तो हम सभी को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ के बीच का समय निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करना है, 8:18 है ना, तो 8:18 से लेकर के 12 बजे तक का समय कितना होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो 8:18 से लेकर के आपका 12 बजे तक का समय कितना होगा उसको निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा 12 में से हम लोग क्या करेंगे, 8:18 को घटा देंगे। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ ये 12 बज के का समय ले लेता हूँ और ये 8:18 का समय ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, घटा दूंगा, तो फिर जो आएगा हमारा आंसर का जो है आधा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पक्षांतर करूँगा इधर और यहाँ पास यह। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए अगर 12 लिखा हूँ मैं दोस्तों, तो इसको 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 12 को अगर मैं लिखना चाहूँ दोस्तों तो 11:59 लिख सकता हूँ, 11:60, फिर भी सही है ना। तो इसमें क्या कर देंगे, 8 बज के क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसको घटा देंगे। ठीक है, 8:18 में घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों आपका 10। ठीक है, 10 हो गया ना, तो 10 में से क्या हो जाएगा, 8 आएगा, तो 8 निकल गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, उसी तरीके से 6 है, 6 में से 1 निकल गया तो कितना बचा दोस्तों हमारे पास, सॉरी यहाँ पास 5 हो गया ना, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों हमारे पास, 4 बच गया। ठीक है, अब देखिए 11 है, 8 है, 9, 10, 11 कितना आ गया, 3 घंटे का समय आ गया। ठीक है, तो कुल घंटे हमको ये बताना है, कुल कितना घंटा होगा हमको यही बताना है ना। तो देखिए 8 से 12 बजने में उसको कितना समय लगेगा दोस्तों, 3 घंटा 42 मिनट लगा। अब देखिए अब 12 बज के लेकर के 10:28 तक कल कितना समय लगेगा, 10 घंटा 28 मिनट लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं, 10, चलिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 10 और ये हो जाएगा 28। इन सभी को क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 का हो जाएगा 0, 4 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा 6, 4 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, लेकिन हमारे पास 8 2 10 आया,
तो हासिला 1 आएगा ना यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 और अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे। अब देखिए हम जोड़ेंगे 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 13 आ गया। तो हमारे पास कितना आया 13 घंटा 70 मिनट। तो दोस्तों उस पी से क्यू तक जाने में उसको कितना समय लगेगा 13 घंटा 17 मिनट। तो लेकिन 70 मिनट, तो 70 मिनट कहीं पास देखे हो क्या, और ऑप्शन में भी कहीं पास देखने को नहीं मिल रहा है 70 मिनट। कहाँ से देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि 60 मिनट के पश्चात तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये हमारा जो 70 मिनट है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, कन्वर्ट करेंगे। तो 70 का 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो 1 घंटा कितना आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 13 घंटा क्या है, कितना हो जाएगा आपका 14 घंटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 का कितना हो जाएगा आपका 14 घंटा हो जाएगा, और ये जो 70 है वो कितना हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। तो 14 घंटा 10 मिनट कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए 13 घंटा 10 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 14 घंटा 10 मिनट, ठीक है। बोलने में कुछ इधर उधर हो सकता है दोस्तों, आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गुणनफल से संबंधित प्रश्न है, आपको गुणा करना ही आता ही होगा, ठीक है। बेसिक से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों पेपर फर्स्ट में, ठीक है। प्राइमरी लेवल के जो टीटी एग्जाम होते हैं उसमें एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है। आपको ज़्यादा हड़बड़ी करके बनाओगे तो गलत आंसर निकालोगे, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, रिलैक्स होकर के आपको आंसर बनाना है, ठीक है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, गुणनफल 3001 इंटू 101 में क्या घटाया जाए कि हमको 300311 प्राप्त हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को समझिए। हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है, इसको गुणा करना है। गुणनफल डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, जो जो गुणा करना है उसको दिया है। अब इसमें क्या चीज़ हम लोग क्या करेंगे, घटाएं, x घटा देते हैं तो हमको ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ये समझ आया। देखिए ये जो दिया हुआ है इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसी में क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दोस्तों इन्हीं 4 ऑप्शन में से रहेगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। किसको किसको गुणा कर देते हैं, 3001 इंटू 101, ठीक है। चलिए बेसिक से बता रहा हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। फिर 1 शून्यम कितना हो जाएगा 0, 1 शून्यम 0, 1 तिया 3, ठीक है। पहले मैं 1 का सभी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब 0 का करूँगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 0 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिर से डबल क्रॉस लगा लेते हैं। फिर 1 का करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 1 में 1, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, 1 तिया हो जाएगा 3। आगे क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं भाई, 1 0 1 3 0 और ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या चीज़ घटाएं कि हमारे पास क्या हो जाएगा 300311 प्राप्त हो जाए। अब क्या चीज़ घटाना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पास इसको इसमें घटा देते हैं। किस में घटा देते हैं, तो चलिए घटा देते हैं 303101, इसमें कितना घटा देते हैं इतने को, ठीक है। तो कितना घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पास 300311, इसको क्या करेंगे घटा देते हैं। तो 1 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 0 हो गया, यहाँ सुधारी लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 1 गया, कितना आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 1 था वो वहाँ पास क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 में से 3 घटाएंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहाँ पास फिर उधारी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास कितना बचा है, 3 बचा था वो हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो 2 का 2 हो गया, 0 का 0 और ये 3 और 3 का क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है दोस्तों 2790। कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 2790, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है 2790। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इस गुणनफल में अगर 2790 को घटा दिया जाता है तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इसको बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अब आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना स्पीड तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा हो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपका डाउट में रहोगे तो और प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना डाउट ज़रूर क्लियर रखें।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक ने कक्षा 5वीं के समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा गया। उसके पश्चात उसने छात्रों से उन स्कोरों का दंड आरेख खींचने के लिए कहा गया। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है। ठीक है, प्रश्न को एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, एक शिक्षिका है जो कक्षा 5वीं में सभी बच्चों को क्या करती है, न्यूज़पेपर बांट देती है। न्यूज़पेपर बांटने के पश्चात जो भारतीय टीम की जो क्रिकेट चल रहा है उसको क्या की है, उसको स्कोर को उसमें से देखने के लिए कहा गया, डेटा को कलेक्ट करने के लिए कहा गया। उसके पश्चात दोस्तों उन आंकड़ों को दंड आरेख अर्थात ग्राफ के रूप में उसको समझाने के लिए, बनाने के लिए, खींचने के लिए कही गई है। ठीक है, उनके द्वारा। तो इस शिक्षिका का क्या प्रयास है, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि छात्रों वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं की जो है दोस्तों संबंध जानने से सहायता करने की। ये ऑप्शन बी की परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। या ऑप्शन नंबर सी कक्षा को आनंदमय एवं व अभिव्यक्तिशील बनाने की। या ऑप्शन नंबर डी छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। थोड़ा सा समझिए दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि छात्रों के वास्तविक जीवन एवं गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध बांधने के लिए, या परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षित करने के लिए, या कक्षा में आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए, छात्रों में तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब भी ग्राफ बनाते हो तो आपको पता ही होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि दोस्तों जो वास्तविक जीवन है और उसके गणितीय संकल्पनाएं हैं उसको ग्राफ के रूप में अगर बनाता चाहो तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य जो ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कक्षा को आनंदमय बनाने के लिए, ये तो नहीं है होगा। ठीक है, उसी तरीके से तार्किक क्षमता का क्षमता में वृद्धि ये होगा, लेकिन अकॉर्डिंग जो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए के तहत जो है दोस्तों, ये जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बाल विकास के जितने भी आपको आंसर देखने को मिलेगा सभी सही रहता है, सभी सही रहता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप इसका आंसर तो फटाक से बता लोगे। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। सिंपल सा प्रश्न है, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। गिनना नहीं है दोस्तों आपको कितना आयत है। ठीक है, प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको भी दिए जाते हैं, आप भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न क्यों दिए जाते हैं, मेन सवाल ये है कि इस तरीके के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थी के ज्ञान की जानने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन बी की शिक्षार्थी के समझ अर्थात बोधगम्यता की पहचान के लिए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी के सृजनता के लिए। या ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति के लिए। सोचिए दोस्तों, इस तरीके का सेक्शन आप जो कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाते हो तो इस तरीके का प्रश्न कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है, कौन से सेक्शन में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। बोधगम्यता में, ठीक है, रीजनिंग में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसका रिजल्ट भी आपको समझ आ चुका होगा कि इसका बी ऑप्शन क्यों हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि अधूरा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है 36 और 60 का सबसे छोटा गुणज। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से स्किप कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। ठीक है, अंकों में फेरबदल कर दिया गया था जिसकी वजह से क्या हुआ, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दिया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके लिए, कमेंट करके आपको बताना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिया है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 10 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। प्रश्न है सिंपल सा है, एक पिज्जा लाया गया, उसका 1/4 1/4 भाग को कौन खा लिया, रेनू अकेला खा लिया भाई। अब शेष पिज्जा जो बचा है उसका क्या हो जाएगा, 12 बच्चों में बराबर बांटे, कितना बचा 3/4 जो भाग बचा है उसको बराबर बराबर 12 बच्चों में बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला भाई। सिंपल सा प्रश्न है,
आप आसानी से कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पार्ट नंबर 2 इसका ज़रूर देखिएगा और पार्ट नंबर 3 भी लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों मुझे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं अगर सब चीज़ बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और शायद आप उतने समय तक ले तो पाओगे, लेकिन क्या हो जाएगा, मुझे उतने लंबे समय तक वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इस कारण इसको अलग अलग पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, ताकि आप जो है दोस्तों आसानी से इसको पढ़ सकते हो। इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। डाउनलोड करने के लिए www.abhyasgk.com सर्च कीजिए, वहाँ से आप इसका PDF, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप आपका अभ्यास ऑनलाइन क्लास में आप आसानी से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि दोस्तों इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।